बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज के लेक्चर में हम जिस केस का जिक्र करने वाले हैं वो हमारी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। एक ऐसा केस, एक ऐसा बदतरीन जुडिशल डिसीजन, एक ऐसा कोर्ट का फैसला जिसने पाकिस्तान की तारीख ही बदल के रख दी। आज हम जिक्र करने वाले हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बारे में। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, जिसका डिसीजन डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पे किया गया, यानी कि नज़रिया ज़रूरत। इसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को बेस बनाकर बाद में आने वाले बहुत से लीडर्स, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, या इन सब ने इसी को जवाज़ बनाया और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए और अपनी मर्ज़ी के अपने मफाद के लिए काम किया। ये वो केस है जिसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तारीख पे एक स्याह धब्बा है। इस केस को समझने से पहले थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग बैकग्राउंड नहीं समझते तो हम इस केस को भी नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। ऑन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर वजूद में आया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए। गवर्नर जनरल जो था वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हेड ऑफ द स्टेट थे। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के वो भी कायद-ए-आज़म थे। कॉन्स्टिट्यूट असम्बली उस वक्त चूँकि जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कोई आइन नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ नसासी अमेंडमेंट्स करके तो उसे कंट्री में इम्प्लीमेंट करवाया गया था और फिर साथ ही कॉन्स्टिट्यूट असम्बली बना दी गई थी कि वो पाकिस्तान के लिए आइन जो है वो बनाए, पाकिस्तान के लिए आइन पेश करे पाकिस्तान का। एट दैट टाइम जो गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नाउ द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली हैं उस वक्त उनके टोटल मेंबर्स 69 थे, जो कि मज़ीद बाद में 79 ऐड किए, 10 मज़ीद उसमें ऐड कर दिए गए और बाद में 79 हो गए। कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को ये टास्क दिया गया था कि वह पाकिस्तान के लिए आइन बनाएगी। 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो सेकंड गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, और जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली थी उनके जो प्रेसिडेंट थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। अब ये तीन लोग थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली खान और मौलवी तमीज़ुद्दीन। इन तीनों ने मिलकर एक लैंडमार्क तैयार किया जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रेम्बल हमारे आइन में ऐड कर दिया गया। जब लियाकत अली खान का मर्डर हुआ तो गुलाम मोहम्मद जो थे वो लियाकत अली खान की कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जब लियाकत अली खान का मर्डर हो गया तो जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो कि सेकंड गवर्नर जनरल थे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, यानी उन्होंने लियाकत अली खान की जगह पे वो लोग अपॉइंट हो गए। और गुलाम मोहम्मद जो कि उनकी कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एज अ थर्ड गवर्नर जनरल अपॉइंट हो गए। नाउ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज प्राइम मिनिस्टर एंड गुलाम मोहम्मद इज गवर्नर। गुलाम मोहम्मद और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दरमियान कुछ क्लैशेस थे, कुछ डिस्प्यूट्स थी, तो गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को काम ना करने दिया और उनको रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया और उनकी जगह पे मोहम्मद अली बोगरा को अपॉइंट कर दिया। इस तरह से मोहम्मद अली बोगरा जो हैं एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। अब जब मोहम्मद अली बोगरा एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो उन्होंने सोचा कि गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जिस तरह से रिमूव कर दिया है और उनकी जगह पे मुझे अपॉइंट कर दिया, ये बाद में मुझे भी तो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो गुलाम मोहम्मद के पास ये पावर्स थी अकॉर्डिंग आर्टिकल 10 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते थे, यानी कि ये पावर जो थी ये गवर्नर के पास एक पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को किसी भी वक्त रिमूव कर सकता था। तो उन्हें ये खतरा लाहिक हुआ कि अगर उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को रिमूव कर दिया है तो अपनी वही पावर्स को यूज़ करते हुए वो मुझे भी रिमूव कर सकते हैं, तो क्यों ना कुछ मैं ऐसा करूं कि उनकी पावर्स ही ख़त्म हो जाएं। तो मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया कि आर्टिकल 10 को ही रिपील कर दिया
एक तो उन्होंने आर्टिकल 10 को रिपील किया और साथ ही एक और काम किया कि आर्टिकल 223A इंट्रोड्यूस करवाया। अब जिसके आर्टिकल 223A जो है उसने फर्स्ट टाइम रिट पटिशन जो है वो इस्टेब्लिश की, बिकॉज एट दैट टाइम गवर्नर गुलाम वाज ऑन टूर, वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। जब उनको पता चला कि आर्टिकल 10 जो है वो रिमूव कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया, मेरी पावर्स ख़त्म कर दी गई हैं, तो वो वापस आए और उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए कैबिनेट को ही डिसॉल्व कर दिया और साथ ही कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को भी डिसॉल्व कर दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को डिसॉल्व कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, वो भी रिमूव हो गए। अब जब मौलवी तमीज़ुद्दीन को रिमूव किया गया तो उन्होंने एक सूट फाइल किया सिंध चीफ कोर्ट में, सिंध चीफ कोर्ट जिसे कि अब सिंध हाई कोर्ट कहते हैं। यहाँ से मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का आगाज़ हुआ जब उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की सिंध चीफ कोर्ट में। अब ये हमारा जो केस है, इसका जो टाइटल है इस तरह से है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन PLD 1955 फेडरल कोड 250। ये बेस करता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बेस पे। At that time, Maulvi Tamizuddin was the president of the Constituent Assembly of Pakistan. Governor General Ghulam Muhammad dissolved the assembly, and Maulvi Tamizuddin sued petition in Chief Court of Sindh against the decision of the Governor General. ये यहाँ से हमारे केस का आगाज़ हुआ। अब जब केस फाइल किया गया तो जो केस के फैक्ट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि फर्स्ट वन तो था रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसॉल्व किया गया था एंड गवर्नर गुलाम मोहम्मद जो थे उन्होंने डिसॉल्व किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को 24 अक्टूबर 1954 में। अब असेंबली को डिसॉल्व करने की बेस पर जो हमारे पास वो जो हमारे गुलाम मोहम्मद हैं, सॉरी जो मौलवी तमीज़ुद्दीन हैं, वो भी डिसॉल्व हो गए और जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने चूँकि कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया था 1953 में, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन की जो कि पावर्स ख़त्म हो गई थी क्योंकि उनकी कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया गया था, तो उन्होंने अपने डिफेंस में कुछ तो करना था। तो उन्होंने क्या किया, रिट पिटीशन फाइल कर दी, क्योंकि जब उनको रिमूव किया गया था और कैबिनेट को, तो कैबिनेट को रिमूव करने के बाद एक नई असेंबली जो है उनकी जगह पे बना दी गई थी और न्यू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो अपॉइंट कर दिए गए थे। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया कि उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कि हेड थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की बिफोर द चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। अब ये जो रिट थी अगेंस्ट द फेडरेशन थी, यहाँ पे इन्होंने दो रिट पिटीशंस जो थी फाइल की थी, एक तो रिट ऑफ मैंडामेंट्स थी और एक दूसरी रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ मैंडामेंट्स क्या है? रिट ऑफ मैंडामेंट्स इज अ रिट which was filled by the Maulvi Tamizuddin in order to restrain the enforcement of the proclamation of Governor General. It was also paid that the Federation and the members of the reconstituted Council of Ministers should be prohibited for meddling into the functions of the Maulvi Tamizuddin. उसने कहा कि ये जो कुछ किया गया है असेंबली को, जो फेडरेशन ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है, इसको रोका जाए ऐसा करने से। और ये कहा गया कि फेडरेशन जो है उसको ना सिर्फ रोका जाए और दोबारा से कैबिनेट को बहाल भी किया जाए। साथ ही उसने रिट ऑफ को वारंटो की कि रिट ऑफ को वारंटो का मतलब है कि इट वाज, इसमें वो जो मिनिस्टर्स जो हैं जिनको अपॉइंट किया जाए उनकी जो सीट थी, उनकी जो पावर्स थी, उसको इनवैलिडेट करार दिया गया। और इसमें रिट ऑफ को वारंटो वाज फिल्ड बाय द मौलवी तमीज़ुद्दीन demanding that the minister should be asked as under what authority they were holding the office. उसने ये कहा कि जो नए कैबिनेट जो है बनाई गई है और जो नए मिनिस्टर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, अंडर व्हाट अथॉरिटी ये अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। ये उसने रिट पिटीशंस फाइल की जिसपे जो है फेडरेशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्ग्यूमेंट्स आए
उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दिए? उन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिए कि जो डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असम्बली है, ये जो राइट है इसकी रेजोल्यूशन का, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो है वो बनाई गई थी कि वो पाकिस्तान के लिए एक आइन बनाए, लेकिन वो तो अपना आइन बनाने में नाकाम हो गई है। अब चूंकि वो फेल हो गई आइन बनाने में, तो उसका तो कोई पर्पस रहा ही नहीं, उसका तो पर्पस ही ख़त्म हो गया, तो इसलिए इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है, इसको रिजॉल्व कर देना ही बेहतर है, इसलिए इस डिसीजन को बिल्कुल राइट करार दिया। सेकेंड, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि कोर्ट के पास, जो सिंध कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। उसने कहा कि सिंध चीफ कोर्ट हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द रिट पिटीशन, क्योंकि आर्टिकल 223A को इनवैलिड करार दिया गया। उन्होंने कहा जो आर्टिकल 223A है विच वॉज पुट इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इनवैलिड ड्यू टू द नॉन एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स होती थी या जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अमेंडमेंट्स करनी थी उसके लिए गवर्नर की एसेंट लेना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये अमेंडमेंट की, आर्टिकल 10 को रिपील किया और 220A ऐड किया, तो गवर्नर से एसेंट नहीं ली थी। तो उन्होंने कहा ये तो इनवैलिड है, क्योंकि ये 223 इनवैलिड है, तो इसलिए कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है। ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लिए। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स लेने के बाद उस दिन चीफ कोर्ट की तरफ से डिसीजन क्या आया? उन्होंने ये डिसीजन किया कि चीफ कोर्ट ऑफ द सिंध डिक्लेयर नल एंड वॉइड द स्टेप टेकन बाय द गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल एंड असेंबली रिस्टोर। चीफ कोर्ट ने गुलाम मोहम्मद के ने जो एक्ट लिया था असेंबली को डिसॉल्व करने का, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और असेंबली को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। अब असेंबली को दोबारा रिस्टोर करने के बाद उस पर फेडरेशन ने अपील फाइल कर दी फेडरल कोर्ट में। फेडरल एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो है वो अपील फाइल करते हैं बिफोर द फेडरल कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द चीफ कोर्ट। अब जब उन्होंने अपील फाइल की तो उसमें क्या हुआ? उसमें एक तो ये बात कही गई कि गवर्नर जनरल की एसेंट जो है वो नेसेसरी है। प्राइम मिनिस्टर जब कोई अमेंडमेंट करता है तो गवर्नर की एसेंट लेना ज़रूरी है। तो चूंकि यहाँ पे गवर्नर की एसेंट नहीं ली गई, आर्टिकल 10 को रिपील कर दिया और आर्टिकल 220A को ऐड कर दिया, क्योंकि नल एंड वॉइड है, क्योंकि गवर्नर की तो एसेंट ही नहीं ली गई। क्योंकि गवर्नर की एसेंट नहीं ली गई तो फिर कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इसको सुन सके। और ये कहा गया कि सेक्शन 223 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज नॉट लॉ ड्यू टू द नॉन एसेंट ऑफ द गवर्नर। फर्दर इसमें यही भी कहा गया कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, बिकॉज 223A जो है कोई लॉ ही नहीं है। सो द चीफ कोर्ट डिड नॉट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन टू इश्यू रिट। फिर एक ये बात भी कही गई कि अकॉर्डिंग टू द फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज नॉट सॉवरन। ने कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सॉवरन अथॉरिटी नहीं है, बट गवर्नर जनरल इज अ सॉवरन अथॉरिटी। सारा सॉवरन अथॉरिटी जो है गवर्नर जनरल को बना दिया। तो फिर उस पर डिसीजन क्या आया? फेडरल कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया और सिंध कोर्ट के जो डिसीजन है, जो सिंध कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सस्पेंड कर दिया। इस तरह से सिंध कोर्ट का जो डिसीजन था वो सस्पेंड हो गया और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कि सिंध चीफ कोर्ट से केस जीत गया था, वो अब अपना केस जो है वो हार जाते हैं। जवाब क्या पेश किया? ये वजह 5 जजेस थे जो कि बेंच था जजेस का, जस्टिस जो थे जिन्होंने ये डिसीजन किया, उनमें चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, मोहम्मद शरीफ थे, चीफ जस्टिस एस ए रहमान थे, जस्टिस एस एम अकरम थे और जस्टिस आर कॉर्निलस थे। कि बाकी चारों तो उसके फेवर में थे मौलवी तमीज़ुद्दीन की, लेकिन मोहम्मद मुनीर जो थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, इन्होंने इसकी फेवर में मतलब इन्होंने जो मौलवी तमीज़ुद्दीन है उसके अगेंस्ट डिसीजन किया और इस पे जवाब ये पेश किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पर, यानी कि जो कंट्री की वेलफेयर के लिए जब कुछ करना हो और कुछ ज़रूरी हो और नेसेसरी हो तो हर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रख के डिसीजन किया जा सकता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी कि नज़रिया ज़रूरत को यहाँ पे बेस बनाया। हालांकि ये एक्ट कंट्री के वेलफेयर के लिए तो नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद मुनीर हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो वो गुलाम मोहम्मद जो कि गवर्नर था और दूसरा मोहम्मद जस्टिस मुनीर। कहा जाता है कि जो बंगाल में उन बंगालियों की हक तलफी करके इनको अपॉइंट किया गया था और उनका
इनकी अपॉइंटमेंट मेरिट में नहीं थी और ये इनका जो ताल्लुक़ था ये कक्केज़ई बरादरी से था, तो इन्होंने अपने उस एहसान का बदला चुकाने के लिए यहाँ पे ये डिसीजन किया था। लेकिन ये डिसीजन जो है बेस बन गया डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का एक रूल हमारे सामने आ गया, जो आने वाले लीडर्स ने फिर उस पे बहुत फ़ायदा उठाया उनका। So we can say that the federal court decided the case in favor of the Federation and the Council of Ministers, and the resolution of the Constituent Assembly was held right and it dismissed the writ petition. ये था हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट हिस्ट्री में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।